गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर सूर्योदय बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आरजीपीवी भोपाल से 2012 का पास आउट हूँ और तब से कंटिन्यूअसली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जेई और नीट के लिए। अब तक के एकेडमिक रिकॉर्ड में एटलीस्ट 30 to 40 स्टूडेंट्स नेशनल लेवल का रिजल्ट दे चुके हैं। बहुत सारे रिजल्ट देके पढ़ाई करके और फॉरेन भी शिफ्ट हो गए हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है अब तक। पिछले 2 साल डिस्टर्ब रहा कोरोना की वजह से, जिसमें 20% एक्सपीरियंस काउंट होगा, क्योंकि 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही किसी तरह से क्लासेस ले रहा था, बस स्किल को जिंदा रखने के लिए। मैं इस टीचिंग फील्ड में अपने चॉइस से आया हूँ। एक ऐसा होता है कि लोग को जॉब नहीं मिलती तो लोग आ जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो टीचिंग कर लेते हैं, बट मैं चॉइस से आया था, चांस से नहीं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री छोड़ के आया हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं जॉब करता था, एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स किया, उसके बाद अच्छा नहीं लगा तो मैं टीचिंग फील्ड में चला आया। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आज कोई टॉपिक छोटा सा डील करता हूँ आपके सामने, आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। गणित का एक टॉपिक मैं ऑप्टिक्स आपके सामने डील करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट रिफ्रैक्टिव, लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन्स, लाइट की वजह से होने वाले डिफरेंट घटनाएं का स्टडी हम ऑप्टिक्स में करते हैं। यानी कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लाइट और लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन्स का स्टडी करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। अब प्रीवियस जो हमारे हिस्ट्री है फिजिक्स का, उसमें कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो हैं वो लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता हुआ मानते हैं, और कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो दोनों ही चीज़ें सही है अपनी अपनी जगह पे। तो जिन सारे फिनोमेनन्स का एनालिसिस लाइट को रे मारने पे एनालाइज होता है, उन सारे फिनोमेनन्स का स्टडी हम करते हैं ऑप्टिक्स के फर्स्ट ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को कंसीडर करते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करते हैं, और स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करने की वजह से जितनी सारे फिनोमेनन्स का एनालिसिस होता है, उन सारे फिनोमेनन्स को हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। अब जितनी सारी लाइट की वजह से फिनोमेनन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे लाइट को रे कंसीडर करने पे एनालाइज नहीं होते हैं, तो लाइट को वेव कंसीडर किया गया, और उन सारे घटनाओं में से अधिकांश घटनाओं का एनालिसिस जो है वो वेव कंसीडर करने पे हो गया। तो जिन सारे फिनोमेनन्स का एनालिसिस लाइट को वेव कंसीडर करके स्टडी करने पे होता है, उन सारे फिनोमेनन्स को हम पढ़ते हैं किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। तो बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ें आई ऑप्टिक्स में, हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में लाइट को हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता हुआ कंसीडर करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता हुआ कंसीडर करेंगे। लाइट है क्या? एनर्जी है। ओरिजिनेट कैसे होता है, जन्म कैसे लेता है लाइट, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइट। ओरिजिनेशन ऑफ लाइट, लाइट को ओरिजिनेट कैसे करते हैं, जन्म कैसे लेता है लाइट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ लाइट। जनरली लोग से कहा जाए कि लाइट कैसे जनरेट होता है, तो लोग कहते हैं कि सन से आता है, ट्यूबलाइट जलाते हैं सर तो लाइट जनरेट होता है, और टॉर्च का स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ से लाइट हमें मिलता है, हम कैंडल जलाते हैं तो वहाँ से लाइट जनरेट होती है। बट ऐसा नहीं है, जनरेट तो होती है, बट आखिर वहाँ पे कौन से फिनोमेनन फिजिक्स का हो रहा
जिसकी वजह से लाइट जनरेट हो रहा है, उस घटना को हम कहेंगे कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ लाइट, और उस घटना को हम कहेंगे ओरिजिनेशन ऑफ लाइट। तो हम ओरिजिनेशन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं। देखना, आप लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। चार्ज के बारे में पढ़ा होगा कि चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सारी चीज़ें आप 10th में पढ़ के आए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी पॉइंट पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ एक निश्चित टाइम पीरियड में हम किसी खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करवाते हैं। वैरी कैसे करवाते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, और जेड एक्सिस इस तरह से है आउट ऑफ द बोर्ड। पॉजिटिव जेड एक्सिस आउट ऑफ द बोर्ड और नेगेटिव जेड एक्सिस इनटू द बोर्ड के अंदर की तरफ। अब हम क्या करते हैं वो आप देखो। यहाँ पे मैं जेड एक्सिस पे एक मैग्नेट लेता हूँ। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? 2, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप पढ़े हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इन करती है। आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है और साउथ पोल में इन करती है, इस तरह से। यहाँ नॉर्थ पोल के पास जब रखते हैं कोई चीज़ तो ये उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। थोड़ा दूर पे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट या उसके एलॉयज या उसके कंपाउंड को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें लगने वाले फोर्स का स्ट्रेंथ घटता जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इस मैग्नेट से हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाता है, और जैसे जैसे इसके पास आएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। अब हम दूसरे शब्द में इस तरह से कहेंगे, दूसरे वर्ड में इस तरह से कहेंगे, ये है ओरिजिन O0 0 0। हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को ओरिजिन के पास लाते हैं तो ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ओरिजिन पे क्या होगा? घटेगा। अब बार बार हम पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, बाई एक्सिस पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस की ओर रखते हैं। हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मान लीजिए इस मैग्नेट से इस ओरिजिन का डिस्टेंस है R, तो इस डिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। उसी तरह से यहाँ पे इस चार्ज की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस को घटाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को और इस मैग्नेट को दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ओरिजिन की तरफ लाते हैं और फिर एक साथ दूर ले जाते हैं। दोनों जब आएगा पास तो एक साथ आएगा और दूर जाएगा तो एक साथ जाएगा। मान लीजिए एक सेकेंड के अंदर 50 बार हम इसको वापस लाए और दूर ले गए। यहाँ से लाने में और ले जाने में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। और एक सेकेंड के अंदर जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, वो कहलाएगा इसका फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि एक सेकेंड के अंदर हम 50 साइकिल इसका कंप्लीट करते हैं, यानी 50 बार नज़दीक लाते हैं, 50 बार दूर ले जाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कितनी? 50 हर्ट्ज। उसी तरह से मैग्नेट को भी हम क्या करते हैं? 50 बार वापस लाते हैं और दूर ले जाते हैं, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज। अब देखना, इस ओरिजिन पे जब दोनों को एक साथ पास लाए तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ बढ़ा, साइमल्टेनियसली बढ़ा।
जब दोनों को दूर ले गए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली घटा, यानी दोनों बढ़ता है तो एक साथ और घटता है तो एक साथ, ठीक है। और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों को पीरियोडिक टाइम में हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है। तो अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली चेंज होता है तो वो पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। किसकी तरह बिहेव करने लगता है? लाइट सोर्स की तरह। यानी कि अब ये जो पॉइंट है इससे लाइट जनरेट होगी। तो सवाल उठता है कि लाइट जनरेट होगी तो किधर जाएगी लाइट? मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो वेव जनरेट होगा, लाइट जो जनरेट होगी वो जाएगी किधर? तो ये लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। किसकी तरफ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये क्या है? आप तो बोले कि रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, तो हम कह रहे हैं कि लाइट जो है वो वेव भी है और लाइट जो है वो रे भी है। कैसे? वो सुनो। लाइट जो जनरेट होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बहुत ही छोटा। और साथ ही साथ वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रैप मिलके एक वेव बनाता है और एक वेव की लंबाई क्या कहलाती है? वेवलेंथ। तो लाइट का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ काफी स्मॉल होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम इसको जिगजैग पाथ पे मूव न करते हुए स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता हुआ कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखना सवाल क्या है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो ये जो वेव जनरेट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। यानी कि तीनों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। यानी कि 50 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया, 50 ऑसिलेशन इसने कंप्लीट किया, तो निकलने वाले वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी? 50 हर्ट्ज। यानी इस 1 सेकेंड के अंदर इस सोर्स से कितने वेव्स जनरेट होंगे? 50 वेव्स। कितने वेव्स? 50 वेव्स। और सवाल उठता है कि लाइट है क्या? तो लाइट तो एनर्जी है, यानी कि ये जो वेव है वो क्या लेके जाएगी? एनर्जी। तो सवाल उठता है कि क्या इस वेव में हर जगह एनर्जी इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या डिस्क्रीट अमाउंट में? मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि दूर बच्चा एक है, मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है और मैं इस बच्चे को टॉफी देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रस्सी एक्सटेंड कर देता हूँ और रस्सी में छोटे छोटे टॉफी इस तरह से बांध देता हूँ, इस तरह से बांध देता हूँ। अब रस्सी को क्या करता हूँ, यहाँ से खींचना शुरू करता हूँ। तो पहले ये वाली टॉफी इसको मिलेगी, फिर कुछ देर बाद ये टॉफी मिलेगी, फिर कुछ देर बाद ये टॉफी मिलेगी, फिर कुछ देर बाद ये टॉफी मिलेगी। तो रस्सी में हर जगह एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट अमाउंट में है। डिस्क्रीट अमाउंट का मतलब समझिए, बचपन में आप खाना खाते होंगे तो थाली इस तरह से लगाया जाता होगा थाली। तो इसमें मान लीजिए कभी आप खिचड़ी खाए होंगे तो खिचड़ी इस तरह से गर्म खिचड़ी परोस दिया जाता होगा आपकी थाली में, तो पूरे थाली में फैल जाता है, हर जगह बराबर एनर्जी का अमाउंट अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या होता है, दाल चावल ये सब कुछ खाते हैं आप, मान लीजिए बचपन में खाते थे और खाते खाते मन भर जाता था, खाने का मन नहीं करता था, तो लास्ट में बचा हुआ होता था उसको क्या करते थे, मम्मी कहती थी कि एक बाइट बेटा मेरे नाम का है, एक बाइट दीदी के नाम का है, एक बाइट भैया के नाम का है, एक बाइट चाचा के नाम का है, एक बाइट दादी के नाम का है। और इस तरह से कर करके एनर्जी को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी। तो अब नाम ले लेकर के आपको कहते थे कि अगर आप मेरे नाम का बाइट नहीं खाओगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, फिर कहते थे कि उनके नाम का बाइट नहीं खाओगे तो वो बीमार हो जाएंगे, और आपको इस तरह से सारा का सारा खाना खा लेते थे, भले ही वहीं पे चट्टी में आपको खाना क्यों ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे लाइट जो ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके हर पार्ट में एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं
अमाउंट में होता है, एक पैकेट यहाँ पे, फिर एक पैकेट यहाँ पे, फिर एक पैकेट यहाँ पे, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब इस छोटे पैकेट को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन या क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम ऑफ लाइट और प्रोटॉन, क्वांटम ऑफ लाइट और प्रोटॉन। अब किसी एक सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले वेव के हर पैकेट का साइज इक्वल होता है, यानी हर पैकेट में एनर्जी जो होता है वो इक्वल होता है। अब एनर्जी होता कितना है? तो कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस वेव के फ्रीक्वेंसी के। मान लीजिए ये दोनों 50 टाइम्स ऑक्सीलेट कर रहे हैं, तो निकलने वाले वेव की एनर्जी है E। अगर 100 टाइम्स ऑक्सीलेट करने लगेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी और निकलने वाले एनर्जी का पैकेट भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है H, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। E इज इक्वल टू H इंटू F। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे लाइट के, कि कौन कौन से लाइट यहाँ से सन से आते हैं हमारे पास, उन सारे लाइट्स का क्या क्या एप्लीकेशंस है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास अभी अर्थ सरफेस पे जितने सारे लाइट यानी रेडिएशंस डिटेक्ट किए गए हैं, उन सारे रेडिएशंस में मोस्ट ऑफ रेडिएशन जो हैं, यानी अधिकांश रेडिएशन सनलाइट्स में मौजूद होता है। लेकिन एक ऐसा रेडिएशन है जो इंटरस्टिशियल स्पेस से आता है, यानी ना तो धरती के किसी भी फिजिकल केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, और ना ही सन में ऐसी कोई रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो रेडिएशन प्रोड्यूस हो। और बाकी सारे रेडिएशंस जो हैं धरती पे जो भी डिटेक्ट किए गए हैं वो सारे के सारे सनलाइट में प्रेजेंट होता है। तो सनलाइट के बारे में, सूरज बाबा के बारे में हम थोड़ी सी अभी जानकारी लेंगे कि ये हमें क्या क्या देते हैं, जिसमें कौन सा जो चीज़ें देते हैं हमें उसमें कौन सा फायदेमंद है और कौन हमें लॉस पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले हम सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सनलाइट में बहुत सारे रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको वन बाय वन हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। सबसे खतरनाक वाला जो है वो है गामा रे। सबसे खतरनाक वाला है गामा रे। उसके बाद है एक्स रे। उसके बाद कौन सा है? एक्स रे। एक्स रे के बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। और उसके बाद आता है विजिबल लाइट, जिसे हम अभी तक लाइट के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, वो यही वाला पार्ट है विजिबल लाइट। उसके बाद विजिबल लाइट के बाद आता है इंफ्रारेड रे, IR रे, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव रे, MW रे, माइक्रोवेव रे। और माइक्रोवेव रे के बाद आता है रेडियो वेव रे, रेडियो वेव रे। अब आप कहेंगे कि सर इसको खतरनाक कहे तो ये सब क्या है? मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे इधर से इधर हम जाते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। फ्रीक्वेंसी घटने से इनके फोटोन का साइज यानी एनर्जी घटता जाता है, और जिसके फोटोन का साइज जितना छोटा होता है उसमें एनर्जी उतनी ही क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं। ये सारे तो सनलाइट में प्रेजेंट है। अब एक जो आप बोले सर कि धरती पे डिटेक्ट किया गया बट सनलाइट में प्रेजेंट नहीं था, सन से वो नहीं आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस से आता है, तो वो रे कौन सा है? तो वो रे है आपका कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे
ये सबसे खतरनाक रेडिएशन है। कॉस्मिक रे जो है वो सबसे खतरनाक रेडिएशन है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस से आता है। इंटरस्टिशियल स्पेस से आता है। कहते हैं ना डार्क एनर्जी सबसे खतरनाक होता है। तो जो स्पेस ठंडी पड़ गई है वहाँ भी एनर्जी का सोर्स है और वहाँ से भी एनर्जी अभी आ रहे हैं धरती पे, और सबसे खतरनाक यही होता है क्योंकि ये रेडिएशन के साथ साथ पार्टिकल को होल्ड करता है। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और आइंस्टाइन ने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ लाइट के इक्वल स्पीड से कोई भी पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता, बट ये जो कॉस्मिक रे है ये कॉस्मिक रे लाइट के इक्वल स्पीड से ट्रेवल करता है और पार्टिकल होल्ड करता है। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करते हैं कॉस्मिक रे में। तो यहाँ पे कॉस्मिक रे जो है बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है। इसकी खासियत क्या है वो देखना, ये इनविजिबल है। इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। आप विजिबल लाइट की तरह चाहेंगे कि कॉस्मिक रे को हम देख लें तो आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी कॉस्मिक रे किसी जगह पे प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएगी कॉस्मिक रे की मदद से। नॉन ऑडिबल है, नॉन ऑडिबल है यानी सुनाई नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है। जैसे रेडियो वेव को आप सुन लेते हैं, रेडियो वेव को सुन लेते हैं लेकिन कॉस्मिक रे को सुन नहीं पाते हैं। इनविजिबल है, नॉन ऑडिबल है, ठीक है। नॉन थर्मल है, नॉन थर्मल। नॉन थर्मल का मतलब जिस किसी भी रेडिएशन में हीट कंटेंट होता है यानी हीट रहता है उसको कहते हैं थर्मल रेडिएशन, और जिसमें हीट कंटेंट नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन थर्मल रेडिएशन। यानी ये आपके शरीर पे फॉल होगी तो आपको गर्मी फील नहीं होगी, हॉटनेस फील नहीं होगी, ठीक है। यानी ये एक ऐसा दुश्मन है जो ना तो दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना ही आपके बॉडी को जलाएगा। लेकिन अगर 20 माइक्रोसेकेंड तक ह्यूज अमाउंट में पास करवा दिया जाए, ह्यूज अमाउंट में पास करवा दिया जाए आपके बॉडी से, तो आपके सारे सेल्स टिश्यूज को डैमेज कर देंगे। यानी ओनली 20 माइक्रोसेकेंड्स तक ह्यूज अमाउंट में अगर आपके शरीर से पास कर जाए तो आप वहीं पे डेड हो जाएंगे। जब तक आपका दिमाग काम करना शुरू होगा कि हमें कुछ हो रहा है, तब तक राख के ढेर में आप कन्वर्ट हो जाएंगे। ना जलेंगे, ना आप सुनेंगे इस दुश्मन को आते हुए, इसकी आहट, ना आप इसे देख पाएंगे, ना ये आपको जलाएगा। यानी सबसे साफ सुथरी सुरक्षित मौत देगा और इसका कोई भी अभी तक प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लाभ धरती पर हम नहीं। एक तो ये इतने कम अमाउंट में आता है कि वो हमें मार नहीं पाता है। दूसरी चीज़, अभी तक साइंटिस्ट इसका यूज कैसे करें, ये अभी तक कोई भी यूज इसका हम लोग इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं ले पाए हैं। अब आगे आता है गामा रे। अल्फा बीटा गामा का नाम सुने होंगे। तो अल्फा बीटा तो पार्टिकल है, अब गामा जो है वो रेडिएशन है। इसके बाद सबसे खतरनाक रेडिएशन है कौन सा? गामा रे। बिल्कुल कॉस्मिक रे की तरह इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, नॉन थर्मल है, हीट नहीं प्रोड्यूस करता है और नॉन ऑडिबल है, सुनाई नहीं देगा। लेकिन गामा रेडिएशन से हम लाभ लेते हैं। जैसे MRI करवाए होंगे, जैसे कहते हैं कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया है या शरीर के किसी जगह पे नस ब्लॉक हो गया है। तो नस ब्लॉकेज में होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये मेन वेन्स है और यहाँ से ढेर सारे पतले पतले वेन्स बाहर निकल रहे हैं ऐसे, और किसी जगह पे चोट लग गई है, चोट लगने की वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, मतलब ढेर सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव वगैरह वगैरह, ठीक है। पोटेशियम सोडियम ये सब ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो जब आप गामा रेडिएशन में इन आयंस को रखेंगे, यानी MRI करवाएंगे तो शरीर को ऐसे रखेंगे और यहाँ से गामा रेडिएशन इधर से पास करवाएंगे, तो जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयंस प्रेजेंट होंगे, वहाँ का पिक्चर चमकीला दिखेगा। यानी एक्सरे टाइप का जब निकलेगा बाहर, तो वहाँ पे MRI में आप देखेंगे तो इस जगह पे चमकीला दिखेगा। तो
तो डॉक्टर जो है वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो गई है, तो क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्ट करते हैं वाटर, पानी इंजेक्ट करते हैं। नॉर्मल वाटर नहीं होता है, ये वाटर ऐसा होता है जो आयन को बहुत ही आसानी से डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर। और इस पानी को अगर डाला जाए वेन्स में तो यहाँ पे ब्लड भी डिस्टर्ब नहीं होता, यानी इसका कंपोजिशन जो होता है इस पानी का वो ब्लड को ही डिकम्पोज करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे वाटर डालेंगे, वाटर में ही आयंस घुलेंगे, फिर यहाँ पे इंजेक्शन से इसको बाहर निकालेंगे। 2-4 बार इस प्रोसेस को जब करेंगे तो यहाँ से क्लॉटिंग जो है वो धीरे धीरे हटेगा। उसके बाद यहाँ पे वेन्स को इन्फोर्समेंट के लिए बाहर से मेडिसिन इंजेक्ट करेंगे, उससे आपका वेन जो होगा वो स्ट्रॉन्गली वर्क करने लगेगा और यहाँ पे प्रेशर फुली इस जगह को धीरे धीरे करके साफ करेगा। जो क्लॉटेड चीज़ था वो धीरे धीरे किडनी में जाएगा, वहाँ से छलके और बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे गामा रे का यूज हो रहा है, किसमें, गामा रे का यूज हो रहा है हमारे पास MRI में। ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट के साथ इसका लॉस क्या है वो सुनना। जब एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो एटम बम के गिरने से क्या हुआ था कि सारे के सारे 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की धरती बंजर हो गई थी और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के जगह पे वनस्पति तक जल के खाक हो गए थे। तो सबसे खतरनाक उसमें कौन था, गामा रे। गामा रे का खासियत क्या है कि हाईली पेनिट्रेटिंग है, पतले से पतले यानी कांच को भी आर पार कर जाता है, ठीक है। कांच से जो सॉलिड, बहुत सारे सॉलिड्स हैं, आप कहेंगे कि मेटल से पार नहीं करेगा, ये नहीं वो नहीं, तो हम आपको कहते हैं कि बहुत सारे मेटल से भी गामा रेडिएशन पार कर जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होता है। तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग है, हाईली पेनिट्रेटिंग है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। और हाईली पेनिट्रेटिंग होने की वजह से ये क्या करता है कि बोन मैरो, बोन्स के अंदर जो सेल्स नए नए नेसेंट सेल्स बन रहे हैं, उन सेल्स को भी ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जब नेसेंट सेल भी डेड हो जाएंगे, यानी बोन भी इसको रोक नहीं पाएगा, तो शरीर के अंदर कोई भी सेल बचेगा नहीं। तो अगर 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक अगर गामा रेडिएशन में रखा जाए किसी इंसान को, तो उसके बचने के चांस क्या हो जाते हैं, 0। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और ये ह्यूज अमाउंट में न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस किया जाता है। और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर में हो या एटम बम में हो या हाइड्रोजन बम में हो, सब में गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे कहेंगे कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था एटम बम, तो क्या कुछ भी शेष नहीं बचा था? तो एक ऐसा चीज़ है जो शेष बचा था और वो है कॉकरोच। अब आप समझ गए होंगे कि कॉकरोच से लड़कियां इतना डरती क्यों हैं। कॉकरोच की खासियत क्या है कि उसके जो फिन्स होते हैं वो इस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी बड़े से प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, खतरनाक वाले को, और छोटे छोटे प्रोटॉन में कन्वर्ट करके इनको रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और अपने शरीर के इंटीरियर पार्ट जो है उनको ढक लेते हैं ये फिन्स से। जैसे ही रेडिएशन आना शुरू होता है पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, ये अपने इंटरनल पार्ट में उनको पहुंचने नहीं देते हैं। इसकी वजह से ये खुद को बचा लेते हैं गामा रेडिएशन में, यानी एटम बम भी गिर जाए तो भी कॉकरोच नहीं मरता है। समझ रहे हैं कितना खतरनाक है। हाँ, अब चलते हैं एक्सरे की तरफ। तो गामा रे की तरह एक्सरे भी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। एक्सरे देखे हो, बच्चे कहेंगे कि हाँ सर एक ब्लैक कलर का होता है, उसमें ऐसे वाइट दिखता है, ब्लैक दिखता है। अरे वो एक्सरे करवाए हो, एक्सरे को देखे नहीं हो, एक्सरे दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है, ठीक है। यानी एक्सरे को आप देख नहीं सकते। हाँ, एक्सरे करवाते हैं, तो करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं एक्सरे? अभी आपने देखा कि गामा रे जो है वो बोन मैरो, बोन्स को भी पार कर जाता है, लेकिन एक्सरे की बात की जाए तो एक्सरे जो है वो ह्यूमन बॉडी के मसल्स को तो आर पार कर जाते हैं, लेकिन बोन उनको क्या करता है, रोक देता है। बोन क्या करता है, रोक देता है। तो मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बगल से एक सुंदर कन्या जा रही है, तो बॉल पे ध्यान न दे करके उधर ध्यान दे दिए और उधर से बॉलर ने अपनी रफ्तार से बॉल कर दी
फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, इस तरह से आपको दिखाई देता है यहाँ पे। तो दिखाई देता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो आप गौर से देखिए, जो मसल्स है उससे आर पार कर जा रहा है एक्सरे, तो उसका शैडो कास्ट नहीं हो रहा है, पीछे छाया नहीं बन रही है। लेकिन जो बोन्स है वो क्या करता है, रोक देता है, प्रिवेंट करता है, रोक देता है किसको, एक्सरे को। तो रोक देता है तो उसका शैडो कास्ट होता है पीछे। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो आपको बोन का शैडो है, और ये व्हाइट वाला जो पार्ट है वो आपकी मसल्स का। अब बोन में कहीं फ्रैक्चर है तो वहाँ का शैडो कुछ अलग टाइप का कास्ट होगा। तो अलग टाइप का कास्ट होगा तो यहाँ पे डॉक्टर समझ जाएंगे कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरे को आप नहीं देखते, एक्सरे की वजह से जो शैडो कास्ट होता है यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस जो पेपर है उस पे उस शैडो को आप देखते हैं, आप एक्सरे को देख नहीं सकते। तो एक्सरे इनविजिबल होता है, नॉन थर्मल होता है। जब एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक मेटालिक प्लेट से ऐसे सटा के आपको रख देता है, उस मेटालिक प्लेट से बाहर आता है रेडिएशन, और पीछे जो जिंक सल्फाइड का प्लेट होता है उस पर जाके फॉल होती है लाइट। तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जिंक सल्फाइड का प्लेट है उस पर शैडो कास्ट हुआ, बट जब आपके शरीर से पास हो रही थी, जब आपके शरीर से पास हो रही थी एक्सरे, तो उस समय आपको वार्मनेस फील हुआ, हॉटनेस फील हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब कि नॉन थर्मल है एक्सरे, इसमें हीट कंटेंट नहीं होता है। उसके बाद आते हैं आगे, क्या एक्सरे को आप सुनते हैं? नहीं, वो एक्सरे जनरेट करने के लिए जो मशीन चलाई जाती है उस समय एक्सरे करवाते समय उस मशीन की आवाज़ आप सुनते हैं। एक्सरे जब आती है, एक्सरे तो हर समय आ रही है सनलाइट में, तो क्या उसको हम सुन पा रहे हैं? नहीं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो है वो नॉन ऑडिबल है, ह्यूमन ईयर के लिए क्या है, नॉन ऑडिबल। अब इसका मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। एक्सरे का मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। चलते हैं अल्ट्रावायलेट की तरफ। अब यहाँ पे आप आते हैं अल्ट्रावायलेट पे, तो सबसे खतरनाक कॉस्मिक रे, उसके बाद गामा रे, फिर एक्सरे। अब बारी आती है किसकी, अल्ट्रावायलेट रे की। तो अल्ट्रावायलेट रे जो है वो भी बिल्कुल इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है, लेकिन कुछ जो जानवर हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में देख लेते हैं। उल्लू, ठीक है, शेर, चीते, बाघ, ये सब, कुत्ते, और इन सबके आँख में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रॉड्स होते हैं। कोन जो होते हैं वो कलर डिटेक्ट करते हैं, और रॉड जो है वो इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ पे जो रॉड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी शिकारी जानवर हैं या पक्षी हैं जो रात में निकलते हैं उनमें रॉड्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट रे, वायलेट रे और अल्ट्रावायलेट रे के बीच बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो कुछ जो जानवर हैं वो अल्ट्रावायलेट रे में भी देख लेते हैं। जितने भी शिकारी जानवर रात में शिकार करते हैं उनकी आंखें काम करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। प्रेडेटर वगैरह मूवी आप देखिएगा हॉलीवुड की, उसमें बहुत सारे जीव जंतु आपको दिखेंगे जो देख लेते हैं अपने शिकार को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। कुत्ते, बिल्ली, ये सब जो है इनमें कोन नहीं होता है, यानी कलर डिटेक्ट करने वाले चीज़ नहीं होते हैं, तो इनको सारी की सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती है। क्या दिखती है? ब्लैक एंड वाइट। तो अब हम आते हैं आगे। तो अल्ट्रावायलेट रे जो है खुद इनविजिबल है ह्यूमन आई के लिए। आगे देखते हैं, ये थर्मल रेडिएशन है। कैसा रेडिएशन है? थर्मल रेडिएशन है। जो सनलाइट आती है उसका 5% हीट कंटेंट होता है किसमें? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। कितना? 5% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। आप देखिएगा, इसे आप सुन नहीं सकते हैं, नॉन ऑडिबल है। क्या है? नॉन ऑडिबल है। अब इसका यूज है हमारे पास। जब मान लीजिए कि आपकी शादी होती है, फिर शादी के बाद बीवी से प्यार करते हैं, फिर बच्चे होने के लिए रहता है, तो आप में भी लालसा जागती है कि बच्चा होगा कि बच्ची होगा, दहेज लेना है कि देना है,
ज़्यादा पढ़ाना है, कम पढ़ाना है, ज़्यादा खर्च करना है, कम खर्च करना है, दुनियादारी। सबसे बड़ी बात निकल के तब आती है जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, यूवी लाइट पास कराते हैं और वहाँ पे आपको पता चलता है कि न लड़का होगा न लड़की होगा बीच वाला छक्का। तब आपका क्या होगा? आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक काम ये कर रहा है आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकाने का, ये है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है? यहाँ पे मेडिकल फील्ड में इधर्स के सेक्स डिटेक्शन का काम करता है। बहुत सारे डिसीज को डिटेक्ट करने का काम करता है, यानी इसका यूज होता है यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं विजिबल लाइट। तो देखना, ये विजिबल लाइट जो है इसी को हम 10th क्लास तक लाइट के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। है तो ये सारे के सारे रेडिएशंस। उसका एक खास पार्ट है विजिबल लाइट, जो कि दुनिया को कलरफुल और ब्राइट बनाता है, यानी दुनिया को विजिबल और रंगीन बनाता है, द्रष्टव्य और रंगीन बनाता है, कलरफुल बनाता है। अगर विजिबल लाइट को, सन से आने वाले विजिबल लाइट को रोक दिया जाए और बाकी सारे रेडिएशंस को धरती पे आने दिया जाए तो धरती का हर चीज आपको डार्क दिखेगी, कुछ भी कलरफुल और ब्राइट नहीं दिखेगी। तो ये है विजिबल लाइट की खासियत। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, VIBGBIOR। इसका नाम तो आप सबने सुना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इसमें इन सब में सबसे खतरनाक वायलेट लाइट होता है और अच्छा वाला होता है कौन सा? रेड। अब यहाँ पे विजिबल लाइट कैसे हमारे लिए दुनिया को कलरफुल और रंगीन बनाता है वो देखना। ये इंसान का ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में यहाँ पे लेंस होता है, यहाँ से लाइट ऐसे जाती है, लाइट 7 कलर का मिक्सचर है। तो यहाँ पे रेटिना होता है, रेटिना में कोन्स और रॉड्स होते हैं, इस तरह से। कोन्स जो होते हैं वो कलर डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं? कलर। और रॉड जो है वो ब्राइटनेस डिटेक्ट करता है, देखना, मान लीजिए कोई भी बुक पे लाइट फॉल होती है, सनलाइट फॉल होती है और ये बुक आपको रेड कलर का दिख रही है। इसका मतलब है कि ये बुक इन 7 कलर्स में से सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रही है। अब रेड कलर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक आती है, तो यहाँ पे जो कोन्स है, कोन पे फॉल होती है कौन? रेड कलर। तो इस बुक को हमारा जो कोन है वो डिटेक्ट करता है कि ये रेड कलर का है। अब ह्यूमन आई में ये कोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी जानवरों में ये कोन बिल्कुल मान लीजिए नाम मात्र के होते हैं या कहें कि एब्सेंट होते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, ये सब इंसान को गंध से पहचान लेंगे, ठीक है, लेकिन उनको रंग दिखाई नहीं देता, वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट हमें देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, दूसरी चीज़ है ब्राइटनेस। मान लीजिए इसी किताब पे ढेर सारा धूल जम गया है, एक नई किताब है, एक पुरानी किताब है, आप देख के ही बता देते हैं कि ये नई है, ये पुरानी। क्यों? क्योंकि पुरानी किताब जो है आने वाले फोटॉन्स में बहुत ही कम अमाउंट में फोटॉन को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, जबकि नई किताब जो है वो मोस्ट ऑफ फोटॉन को रिफ्लेक्ट करती है। जब फोटॉन ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे, कहाँ? रॉड पे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ब्राइट दिखेगी, और कम अमाउंट में पहुँचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या दिखेगी? पिंक दिखेगी। तो इस तरह से रॉड और कॉन्स का डिटेक्शन के द्वारा हम कलर और ब्राइटनेस को डिटेक्ट करते हैं। और भी फंक्शन हैं कलर, कोन और रॉड को, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जब जो डिटेल में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी इंफ्रारेड के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना, यानी ये जो है वो विजिबल है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। दूसरा नॉन ऑडिबल है, इसे आप सुन नहीं सकते। तीसरी चीज ये थर्मल है। थर्मल बोले तो 15% हीट कंटेंट विजिबल लाइट में होता है, यानी इसमें हीट होता है।
अब इसका सबसे बड़ा यूज है कि मेक्स द वर्ल्ड, दुनिया को बनाती है क्या, मेक्स द वर्ल्ड विजिबल एंड कलरफुल, विजिबल एंड कलरफुल, मेक्स द वर्ल्ड विजिबल एंड कलरफुल, दुनिया को रंगीन बनाती है और द्रष्टव्य बनाती है, देखने लायक और रंगीन बनाती है। अब आते हैं इंफ्रारेड की तरफ। तो इंफ्रारेड जो है वो नॉन ऑडिबल है, सुनाई नहीं देगा, इनविजिबल है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये थर्मल है और सबसे ज्यादा 80% हीट कंटेंट जो होता है वो किसमें होता है, इंफ्रारेड में। यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लेके इंफ्रारेड रेडिएशन तक के ये सारे के सारे जो हैं उनमें होता है क्या, 5% अल्ट्रावायलेट इसमें, 10% इसमें हीट कंटेंट, 5% अल्ट्रावायलेट में, 10% विजिबल लाइट में और 80% किसमें, इंफ्रारेड में, और 5% जो होता है वो किसमें, माइक्रोवेव में। अब जितने भी खाना बनाने में हीट का हम यूज करते हैं रेडिएशन के थ्रू, जो भी हीट मिलता है वो मोस्टली किससे मिलता है, इंफ्रारेड, ठीक है। और बहुत सारे कहते हैं कि सेंसर बहुत सारे हैं जो थर्मल डिटेक्टर हैं, थर्मल डिटेक्टर, तो वो इस रेडिएशन को कैच करते हैं, वो जो डिटेक्टर होते हैं इस रेडिएशन को क्या करते हैं, कैच करते हैं। अब आते हैं हम माइक्रोवेव की तरफ। तो माइक्रोवेव जो है वो नॉन ऑडिबल है, इनविजिबल है ह्यूमन आई के लिए, लेकिन थर्मल रेडिएशन है। इसमें 5% हीट होता है और खाना पकाने के लिए सबसे बढ़िया हीट जो होता है माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में होता है। माइक्रोवेव का आप जब भी खाने जाते हैं किसी होटल में तो वहाँ पे हॉट डॉग, पेटीज वगैरह, समोसे वगैरह रखे रहता है बना के पहले से, और उसको गर्म करने के लिए ओवन में पुट करता है, रखता है यहाँ पे इस तरह से कॉइल लगे हुए होते हैं और उनका जो कंपनी बनाने वाली है उनका कहना है कि ये माइक्रोवेव ओवन है, यानी कि यहाँ से जो रेडिएशन इस कॉइल से बाहर निकलेगा वो माइक्रोवेव बाहर निकलेगा। अब जैसे जैसे यहाँ से इधर जाते हैं रेडिएशन के प्रोटॉन का साइज छोटा होता जाता है, छोटा एनर्जी वाला प्रोटॉन कम खतरनाक होता है, ज़्यादा एनर्जी वाला प्रोटॉन जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो अगर अल्ट्रावायलेट तक का प्रोटॉन आपके शरीर पे फॉल होता है तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। इंफ्रारेड गर्म तो करेगा पर वो ज़्यादा खतरनाक होता नहीं, इसमें अगर खाना आप बना के खाएंगे तो आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। माइक्रोवेव का दावा तो करता है, लेकिन जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉइल खराब हो जाता है, कॉइल माइक्रोवेव का महंगा आता है, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 बड़े बड़े बल्ब लगा देते हैं, और बल्ब से क्या निकलता है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यानी वायलेट रे और अल्ट्रावायलेट रे में कोई क्लियर बाउंड्री तो है नहीं, यानी वायलेट लाइट अगर निकलेगा तो अल्ट्रावायलेट वहाँ निकलेगा ही। यानी कि आपका जो समोसा, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक जो भी गर्म हो रहा है यहाँ पे, वो किसमें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में गर्म हो रहा है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रोटॉन का साइज बड़ा होता है तो इसको खाने पे आपको कैंसर का खतरा होगा। अब पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था, उससे क्या फ़ायदा है वो देखें। यहाँ पे ये जो है वो मिट्टी का बर्तन है और यहाँ पे आज के डेट का लोहे का बर्तन है। मैं दोनों को क्या करता हूँ कि लंबे समय तक के लिए रख देता हूँ, कहाँ पे, एक दोनों को रख देता हूँ तो गैस के बर्नर पे, गैस को ऑन कर देता हूँ। आप क्या देखेंगे कि ये जो है वो लंबे समय तक अपना कलर चेंज नहीं करता है। रेड कलर का था मिट्टी का बर्तन तो रेड ही रहेगा, और इसको आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो है इधर वाला अंदर वाला सरफेस वो रेड होगा, रेड के बाद ब्लू होगा, ब्लू के बाद ऐसे ऐसे वायलेट तक पहुँच जाएगा, और वायलेट रे यहाँ से निकल रही है, मतलब अल्ट्रावायलेट भी निकल रही है, तो यहाँ पे जो खाना पक रहा है वो अल्ट्रावायलेट, वायलेट इन सब में पक रहा है। तो यहाँ पे जो खाना है वो कम हाइजीनिक है, यानी इसको खाने पे आपको कैंसर का खतरा है। बट यहाँ पे ये जो मिट्टी का बर्तन है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव और इंफ्रारेड को ही पास होने देगा, कभी भी इस जगह से कलरफुल लाइट आपको निकलता हुआ नहीं दिखेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ से बाहर नहीं
तो इन दोनों में पका हुआ खाना जो है वो ज़्यादा हाइजेनिक होगा। आज घर जाना और घर में जाके आपके जो भी हलवाई के बर्तन हैं फोड़ फाड़ के बेच देना और मम्मी को कहना कि तवे में खाना बना के दो, क्या कहते हैं अंडे में खाना बना के दो, तो फिर वो हड्डी वड्डी आपकी तोड़ेगी। अब यहाँ देखना, ये था आपका माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। अब हम आते हैं किसमें, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के बारे में हम बात करते हैं। तो रेडियो वेव जो है ऑडिबल है, सुनाई देता है, ऑडिबल है। जो रेडियो वेव सन से आते हैं कभी काफ़ी कम अमाउंट में आता है तो उसे आप सुन नहीं पाते हैं। अभी ये जो एक स्क्राफ्ट वहाँ पे गया है उसने वहाँ का वॉइस डिटेक्ट किया है और वॉइस में ओम वर्ड आता है, ओम, ऐसे लंबे समय तक के लिए। आप लोग रिसर्च पेपर जो निकला है नासा से उसको आप पढ़ सकते हैं। ओम वर्ड आता है वहाँ पे, सुनाई देता है। तो रेडियो वेव जो है वो ऑडिबल है। रेडियो के सामने आप बैठते हैं, सुनाते हैं या नहीं? इसलिए तो बैठते हैं कि आप सुनते हैं। हाँ, भले ही आज के डेट में आपके घर में ना हो, मोबाइल में किसी वाले रहता है, लेकिन दादाजी को जो दहेज में मिला होगा वो तो होगा ही, ठीक है, उनसे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ऑडिबल होता है, सुनाई देता है। जब रेडियो बजा करके वहाँ पे बैठते हैं तो क्या आप वार्मनेस फील करते हैं, गर्मी फील करते हैं? नहीं। कटोरे में पानी रख देंगे, क्या कटोरे का पानी गर्म हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये जो है वो नॉन थर्मल है, ठीक है, ऑडिबल है, नॉन थर्मल है और ये दिखाई भी नहीं देता है, इनविजिबल है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकता है। सन और अर्थ के बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और बीच के जगहों में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी वहाँ पे वैक्यूम है। फिर भी सनलाइट जो है वो ट्रेवल करके सन से कहाँ तक आ जाती है? अर्थ तक। इसका मतलब है कि रेडियो वेव को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अब आप पढ़ लिख करके बन गए हैं साइंटिस्ट और गए हैं चंद्रमा पे, आप जानते हैं कि चंद्रमा के लेस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। तो आप कैसे बात करेंगे? आप यहाँ से बोलेंगे, मुँह चलाएंगे, साउंड आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपके कोवर्कर्स जो होंगे, दोस्त जो होंगे, वो सुन नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे वहाँ पे उनको सुनाने के लिए? तो वहाँ पे वॉकी टॉकी लेके जाते हैं। यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आपका कोवर्कर्स है, आपका दोस्त है। आप क्या करते हैं, वॉकी टॉकी में साउंड वेव आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये वॉकी टॉकी क्या करता है, आपके साउंड वेव को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है। ये रेडियो वेव आपके कोवर्कर्स के वॉकी टॉकी में जाता है। इस रेडियो वेव को वो वॉकी टॉकी साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है और आपका कोवर्कर्स जो है आपकी आवाज़ सुन लेता है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से फिर से रिएक्शन देता है। अब सवाल उठता है कि धरती पे आप मान लीजिए 100 मीटर पे खड़े हैं और चंद्रमा पे वॉकी टॉकी लेके 100 मीटर पे खड़े हैं, तो किस कंडीशन में पहले आवाज़ इस तक पहुँचेगा, लिसनर तक? तो जवाब है क्या कि चंद्रमा पे। क्यों? क्योंकि रेडियो वेव जो है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है। लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड एयर में होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है। अब देखिए ये स्पीड काफ़ी कम है और ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो रेडियो वेव जो है वो काफ़ी ह्यूज फास्टर मेथड है कम्युनिकेशन का, वो भी किसमें, वैसी जगह पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। बाकी आगे पढ़ाएंगे अगले क्लास में। थैंक यू। ठीक है सर, बना है कि नहीं भगवान जाने, बना ही